लाखों करोड़ों दुरूद सलाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल मुबारक पर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपना फिज़िक्स पार्ट 2 का सेकंड लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इंट्रो है वो ले लिया था और उसमें हमने देखा कि इलेक्ट्रो का मतलब चार्ज होता है और स्टैटिक्स का मतलब एट रेस्ट होता है। फिर हमने चार फंडामेंटल फोर्सेस के बारे में पढ़ा था। चार फंडामेंटल फोर्सेस नेचुरली पाई जाती हैं और वो चार फंडामेंटल फोर्सेस आप लोगों को बेटा याद होनी चाहिए। वो चार फंडामेंटल फोर्सेस मैं एक दफ़ा दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। सबसे पहली है ग्रेविटेशनल फोर्स, जो दो मैसेज के दरमियान पाई जाती है और वो हमेशा अट्रैक्टिव होती है। दूसरी जो फोर्स है वो है वीक न्यूक्लियर फोर्स, जो एटॉमिक डीके के टाइम आप स्टडी करते हैं। तीसरी जो फोर्स होती है वो होती है इलेक्ट्रिक फोर्स, जो दो चार्जेस के दरमियान पाई जाती है और वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, रिपल्सिव भी हो सकती है। और लास्ट जो फोर्स थी जिसको हमने वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स का नाम दिया था, वो फोर्स जो है बेटा वो दो क्वार्क्स के दरमियान पाई जाती है। ये चार फोर्सेस थी। चूंकि हमारा जो चैप्टर है वो इलेक्ट्रिसिटी के अबाउट है, चार्जेस के अबाउट है, तो हम इन चारों फोर्सेस में से जो फोर्स स्टडी करेंगे वो फोर्स है बेटा इलेक्ट्रिक फोर्स। और उसकी बेस हमने पहले बना ली थी कि वो फोर्स हमेशा दो चार्जेस के दरमियान होगी और वो जो दो चार्जेस हैं वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव भी हो सकता है। ये जो फोर्स है इसका फार्मूला क्या है, किसने इस फार्मूला को डिराइव किया, किन किन फैक्टर्स पर यह फार्मूला डिपेंड करता है, उसको हमने गौर से देखना है। और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप लोगों के लिए। इसको आप लोगों ने हर सूरत प्रिपेयर करना है अपने पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी। आज बेटा जो हम चैप्टर टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है कूलम्स लॉ। साइंटिस्ट के नाम पर है। उस साइंटिस्ट का जो दौरे हयात है वो 1736 से 1805 तक है। इस साइंटिस्ट ने दो चार्जेस के दरमियान पाई जाने वाली जो फोर्स है उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस किया और उस फोर्स को बता दिया कि वो फोर्स कितनी है। वो फोर्स बेटा कूलम के मुताबिक कितनी है, आए जरा इसको एनालाइज करते हैं। आप लोगों ने बेटा एक लॉ पढ़ा होगा जिसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स आप लोग फाइंड करते हैं। उस लॉ को हम जरा देखते हैं। आपने बेटा उसमें यह पढ़ा था कि कोई भी दो मैसेज हैं, दुनिया के कोई भी दो मैस, वो एक दूसरे को हमेशा अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं दोबारा उसको रिवाइज कर रहा हूं। वो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो मैसेज के दरमियान थी जो आप लोगों ने पढ़ ली थी ऑलरेडी, वो फोर्स कितनी थी, उसकी दो स्टेटमेंट्स थी, दो उसके अंदर पार्ट्स थे उसकी स्टेटमेंट में। पहला पार्ट ये था, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैसेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ बोथ मैसेज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यहां पर भी मैसेज के बजाय हमारे पास चार्जेस हैं। अब इसी फोर्स को चार्जेस की फॉर्म में कूलम ने कैसे स्टेटमेंट दी, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन, क्योंकि फोर्स अट्रैक्शन की भी हो सकती है, रिपल्जन की भी हो सकती है। द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मैं जरा आपको आसानी के लिए समझा देता हूं। यह बेटा आपके पास इक्वेशन 1 है, गौर से देखें। F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 क्या है, एक चार्ज, Q2 क्या है, दूसरा चार्ज। तो फोर्स को कैसे एक्सप्लेन करेंगे, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू चार्जेस इज directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them। दो इसकी लाइंस बनती हैं। दोबारा मैं रिवाइज कर रहा हूं, आप लोग भी एक दफा रिवाइज कर लें। the force of attraction or repulsion between 2 point charges is directly proportional to the product of their magnitudes and inversely proportional to the square of the distance between them।
तो ये बेटा आपके पास दो इक्वेशंस आ गई। एक इक्वेशन को हम इक्वेशन 1 का नाम दे देते हैं, एक इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नाम। अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम कंबाइन कर लें तो आपके पास नई इक्वेशन क्या बनेगी, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव होता है तो आपको पता है इक्वल के साथ आप एक कांस्टेंट लगाते हैं। जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन बेटा आप रिमूव करेंगे तो इक्वल के साथ आप एक कांस्टेंट लगाएंगे। जरा उसको देख लें कि वो कांस्टेंट क्यों लगता है। हमेशा आप लोग लगाते हैं प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव किया साथ कांस्टेंट लगा दिया इक्वल के। अब वो देखें कि वो कांस्टेंट क्यों है। फॉर एग्जांपल बच्चे, आपके पास एक चीज लिखी है a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये हुआ कि अगर a इंक्रीज किया जाए तो b भी एक खास रेशो के साथ इंक्रीज होता है। अगर a की वैल्यू बढ़ाई जाए तो b की वैल्यू भी किसी खास रेशो के साथ इंक्रीज होती। वो जो खास रेशो है वो हमेशा कांस्टेंट रहती है, वो चेंज नहीं होती। तो वो जो खास रेशो है बेटा जो हमेशा कांस्टेंट रहती है, आप वो यहां पर लगाते हैं। तो जब भी प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव होता है और एक कांस्टेंट हम लगाते हैं, उसका मतलब वो खास रेशो होती है जिससे डेविएशन आ रही होती है दोनों क्वांटिटीज के अंदर। यहां पर जब हमने बेटा प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव किया तो हमने एक कांस्टेंट लगा दिया जिसको कहते हैं कूलम्स कांस्टेंट। ठीक हो गया? अच्छा, अब बेटा ये जो कूलम कांस्टेंट है ये किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? यहां पर मैंने दो चीजें मेजर कर दी, बता दी कि वो मेंशन कर दी हैं कि कौन कौन सी वो दो क्वांटिटीज हैं या कौन कौन सी वो चीजें हैं जिनके ऊपर ये k की वैल्यू डिपेंड करती है। तो दो चीजों पर डिपेंड करती है। एक बेटा ये डिपेंड करता है सिस्टम ऑफ यूनिट। आपने कौन सा सिस्टम ऑफ यूनिट यूज किया। आप यहां से k का यूनिट निकाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप k को इसी साइड पर रहने दें, r स्क्वायर को लेफ्ट साइड पर ले जाएं, Q1 Q2 को लेफ्ट साइड पर डिवाइड कर दें तो आपके पास k का यूनिट निकल आएगा। अब कौन से यूनिट्स आप यूज कर रहे हैं, k की वैल्यू उसके हिसाब से चेंज होती रहेगी। और दूसरा k की वैल्यू किस पर डिपेंड करती है? नेचर ऑफ मीडियम पर, कि दो चार्जेस के दरमियान जो मीडियम आप यूज कर रहे हैं वो कौन सा है। अगर वो एल्यूमिनियम है तो k की वैल्यू कुछ और होगी, अगर वो आयरन है तो k की वैल्यू कुछ और होगी, अगर वो गिलास है तो k की वैल्यू कुछ और होगी। k की वैल्यू मीडियम पर भी डिपेंड करती है। ठीक है बेटा? तो k की जो वैल्यू है, जो कांस्टेंट आपने पुट किया है प्रोपोर्शनैलिटी साइन रिमूव करने के बाद, वो किन दो चीजों पर डिपेंड कर रहा है? एक तो वो सिस्टम ऑफ यूनिट्स पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा वो किस पर डिपेंड कर रहा है? वो नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड कर रहा है। तो ये चीज बेटा आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट एक चीज मुझे आप बता दें, ये जो फोर्स होती है, फोर्स ये स्केलर क्वांटिटी होती है या वेक्टर क्वांटिटी होती है? यकीनन ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। तो वेक्टर क्वांटिटी के अंदर तो एक मैग्नीट्यूड होता है, एक डायरेक्शन होती है, और डायरेक्शन शो करने के लिए हम हमेशा यूनिट वेक्टर का सहारा लेते हैं। यहां पर हमने कोई यूनिट वेक्टर का सहारा नहीं लिया, इसलिए बेटा यहां पर हमने फोर्स के ऊपर वेक्टर का साइन भी नहीं डाला, क्योंकि ये फोर्स का सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड है। अभी हम आगे देखेंगे कि फोर्स की जो डायरेक्शन है उसको हम कैसे फाइंड आउट। और वो जो छोटी सी बात जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है बेटा पॉइंट चार्ज के बारे में। देखें, अभी हम लोगों ने कूलम लॉ की जब स्टेटमेंट पढ़ी है उसके अंदर हमने क्या कहा? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्जन बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस। तो बच्चों के माइंड में आएगा कि पॉइंट चार्ज क्या होता है। पॉइंट चार्ज को बेटा समझना बहुत जरूरी है। एक चीज मेरी याद रखिएगा कि चार्ज किसी पार्टिकल का नाम नहीं है, चार्ज किसी मटेरियल का नाम नहीं है, चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है। चार्ज एक प्रॉपर्टी का नाम है, और जो प्रॉपर्टी है वो किसी मटेरियल पर होती है, और उस मटेरियल का अपना कोई ना कोई मैस भी होगा। देखें जरा गौर से, यहां पर आपके पास बेटा दो मैस हैं, ये दो मैस हैं, एक का नाम आप रख दें M1, एक का नाम आप रख दें M2।
जो ग्रेविटेशनल फोर्स हमने पढ़ी है उसके मुताबिक दुनिया के कोई भी दो मास हों वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। वो हमेशा एक दूसरे को अपनी तरफ क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे। इनके दरमियान ये जो फोर्स है, क्या मैं इसको ग्रेविटेशनल फोर्स का नाम दे सकता हूं? बिल्कुल। अब अगर इन मैसेज के पास चार्ज वाली प्रॉपर्टी भी हो तो फिर Q1 भी लिख देंगे, Q2 भी लिख देंगे। अब इनके दरमियान जो फोर्स होगी वो होगी इलेक्ट्रिक फोर्स, उसको मैं Fe कह देता हूं। यहां पर दो फोर्सेस हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है और एक इलेक्ट्रिक फोर्स है। अगर आप लोग प्योरली इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ना चाहते हैं तो ग्रेविटेशनल फोर्स को जीरो करना पड़ेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा तब जीरो होगी जब ये दोनों मैस जीरो हो जाएंगे। और ऐसा मैस या ऐसा ऑब्जेक्ट जिसका मैस जीरो हो उसको पॉइंट मैस कहते हैं। यहां पर अगर आप इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ना चाहते हैं तो आप लोगों को मैस दोनों ऑब्जेक्ट्स के बिल्कुल जीरो करने पड़ेंगे ताकि प्योरली इलेक्ट्रिक फोर्स आप स्टडी कर सकें। इसलिए यहां पर इलेक्ट्रिक फोर्स की जो स्टेटमेंट है उसमें आपको 2 पॉइंट चार्जेस का जिक्र किया गया है ताकि आप प्योरली इलेक्ट्रिक फोर्स को स्टडी कर सको। इन अदर वर्ड्स अगर आप इजीली डिफाइन करना चाहते हैं तो ये डेफिनेशन मैंने लिख दी है, आप लोग सुन लें। अ चार्ज हुज साइज इज वेरी स्मॉल as compared to its distance from other charge is called point charge। तो पॉइंट चार्ज की डेफिनेशन तो बहुत आसान है। नेक्स्ट हमने बेटा जो अभी डिस्कस किया था कि जो फोर्स है वो तो एक वेक्टर क्वांटिटी है, उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होनी चाहिए। तो इस फोर्स की क्या डायरेक्शन होगी? डायरेक्शन के लिए हमेशा हम यूनिट वेक्टर का इस्तेमाल करते हैं, याद रखिएगा इस बात को। ये बेटा मैंने एक पॉइंट लिखा है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से देखिएगा। The direction of the force is always along the line joining it। दो चार्जेस हैं, उनको जो लाइन ज्वाइन करती है उसके अलोंग फोर्स होगी, चाहे अट्रैक्शन की हो चाहे रिपल्जन की हो। जिस लाइन पर आपका रेडियस होगा, जिस लाइन पर आपका डिस्टेंस होगा, उसी लाइन के अक्रॉस आप लोगों की फोर्स होगी। अगर वो लाइन वाई एक्सिस पर है तो फोर्स भी वाई एक्सिस पर होगी, अगर वो लाइन एक्स एक्सिस पर है तो फोर्स भी एक्स एक्सिस पर होगी, अगर वो लाइन जी एक्सिस पर है तो फोर्स भी जी एक्सिस पर होगी। तो बेटा जो फोर्स इलेक्ट्रिक फोर्स है वो हमेशा उस लाइन के अक्रॉस होगी जो लाइन इन दोनों चार्जेस को आपस में ज्वाइन कर रही है। अब अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें इस फोर्स को तो वो कैसे लिखेंगे, जरा यहां पर गौर से आप लोगों ने बेटा देखना है। ये आपके पास एक चार्ज है जिसका नाम है Q1, ये आपके पास एक चार्ज है जिसका नाम है Q2। दोनों को हमने पॉजिटिव कंसीडर किया। आपको यह बात पता है कि सिमिलर चार्जेस रिपेल ईच अदर। ये दो चार्जेस हैं पॉजिटिव पॉजिटिव, एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। ये चार्ज इसको रिपेल करेगा, ये चार्ज इसको रिपेल करेगा। और हमें यह बात पता है एक्शन एंड रिएक्शन आर ऑलवेज इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन। जितनी फोर्स Q1 Q2 पर लगाएगा उतनी फोर्स Q2 Q1 पर भी लगाएगा। अब जरा इसको देखते हैं। हमने बेटा फोर्सेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर लिया। F12 वो फोर्स है जो 1 पर लग रही है और 2 लगा रहा है। F12 वो फोर्स है जो 1 पर लग रही है और 2 लगा रहा है। इसी तरह F21 कौन सी फोर्स होगी, जो 2 पर लग रही है और 1 लगा रहा है। पहले हम इसको देख लेते हैं, F21 को देख लेते हैं। F21 वो फोर्स है जो 2 पर लग रही है और 1 लगा रहा है। आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको पता है फार्मूला होता है जी F का K Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, सिर्फ मैग्नीट्यूड। साथ आप लोगों ने लगाना है यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर कहां से कहां तक लगाएंगे, अलोंग दी रेडियस, हमने लिख दी अलोंग दी रेडियस लिखना।
यहां से लेकर यहां तक Q1 और Q2 के दरमियान जो डिस्टेंस है वो है R12, क्योंकि यहां से हम स्टार्ट ले रहे हैं, यहां पर हम एंड कर रहे हैं। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो पोजीशन वेक्टर बनेगा वो बनेगा R12। इसी तरह जब ये फोर्स लेंगे, जब हम ये फोर्स लेंगे तो यहां से स्टार्ट होगा, फोर्स यहां से स्टार्ट हो रही यहां तक, तो इसके दरमियान जो डिस्टेंस है उसका नाम क्या होगा, R21। तो बेटा जब हम ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो यूनिट वेक्टर कौन सा होगा, R12। जब ये फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो R21। ये आपके पास दोनों फोर्सेस आ गई। अब ये दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड हैं लेकिन अपोजिट इन डायरेक्शन हैं, इसलिए हम लिख सकते हैं F21 इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ F12।